नमस्कार बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 की जो पहला अध्याय शुरू किया था, जिसमें हमने पढ़ा था महाजनपदों के बारे में व राजस्थान के प्रमुख जनपद कौन कौन से थे। तो जिसमें जांगल, मत्स्य, सूरसेन और सीवी का अध्ययन हमने किया था। अब इस पाठ को आगे पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के बावजूद इन जनपदों की राज सत्ता कुलीन परिवारों के हाथों में ही रही। इन परिवारों के प्रतिनिधि ही संथागार सभा के प्रमुख के रूप में शासन की व्यवस्था करते थे। संथागार के सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। इन्हें अन्युविरोध कहा जाता था। तो इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए। जो विषय विवादग्रस्त होते थे उन पर मतदान कराया जाता था। मतदान में बहुरंगी शलाकाएँ काम में ली जाती थी। संथागार जनपदों की सबसे बड़ी संस्था थी। राज्य की नीति के आधारभूत नियमों का निर्धारण इसी सभा में होता था। विशाल गणराज्यों में केंद्रीय संथागार के अलावा प्रांतीय संथागार भी होते थे। कालांतर में गुटबाजी एवं आपसी फूट के कारण इन गणराज्यों का पतन हुआ। समकालीन राजतंत्रों की विस्तारवादी नीति न्यूनाधिक रूप से इनके पतन के लिए उत्तरदायी थी। तो जनपद हमारे जो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे जो राजस्थान या भारत के प्रमुख वंश हुए हैं, जिन्होंने भारत की संस्कृति एवं स्थापत्य कला में विकास का महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन वंशों के बारे में पढ़ेंगे। तो इनके कुछ नाम दिए हुए हैं। मौर्य वंश, शुंग, सातवाहन, गुप्त, वर्धन, पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, चोल, पल्लव एवं चालुक्य। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मौर्य, गुप्त, प्रतिहार, पल्लव और चालुक्य बहुत मुख्य हैं। आपके सिलेबस में अधिकतर जो प्रश्न हैं इन्हीं में से आएंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपने मौर्य वंश। 16 महाजनपदों में एक मगध का एक साम्राज्य के रूप में आविर्भाव हिर्यक वंश के समय हुआ और कालांतर में मगध ने प्राय समस्त उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। मौर्य वंश की स्थापना ईसा पूर्व 326 ईस्वी के लगभग मगध के राज सिंहासन पर नंद वंश का एक विलासी राजा धनानंद सिंहासनारूढ़ था। इस समय पश्चिमोत्तर भारत सिकंदर से आक्रांत था, क्योंकि उस समय जब ये धनानंद मगध के राज सिंहासन पर था, तब सिकंदर सम्राट सिकंदर जो पश्चिमी देशों का एक सम्राट और राजा था, जिसने भारत पर अपने अधिकार के लिए सेना की चढ़ाई की हुई थी। तो उस समय सिकंदर जो था वो भारत के ऊपर चढ़ाई कर चुका था या उसकी तैयारी कर रहा था। प्रजा अपने राजा के अत्याचारों से भी पीड़ित थी और जो धनानंद था वो भी बहुत ही क्रूर
राजा था जो अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था। असहाय कर भार के कारण राज्य के लोग उससे असंतुष्ट थे। इस परिस्थिति में मगध को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो विदेशी आक्रमण से उत्पन्न संकट को दूर करे और उसे एक सूत्र में बांधकर चक्रवर्ती सम्राट के आदर्श को चरितार्थ करे। शीघ्र ही भारत के राजनीतिक नभमंडल पर कौटिल्य का शिष्य चंद्रगुप्त प्रकट हुआ तथा एक नवीन राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय अभियान करके प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। इस लाइन को अंडरलाइन कीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय अभियान करके प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। 305 ईस्वी पूर्व में उसने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। संधि हो जाने के बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध नदी के पश्चिम का क्षेत्र उसे दे दिया। अब ये क्षेत्र वो थे जिस पर जो सिकंदर था और सेल्यूकस जो निकेटर था वो उसका प्रमुख सेनापति था। तो जो ये राज्य उसने अपने अधीन किए थे वो चंद्रगुप्त को वापस कर दिए और संधि की। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त से कर दिया और मेगास्थनीज को अपने राजदूत के रूप में उसके दरबार में भेजा। चंद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य और कश्मीर के भूभाग सम्मिलित थे। तमिल ग्रंथ अहनानूरू व मुन्नानूरू से विदित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। वृद्धावस्था में उसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ले ली। उसने 298 ईस्वी पूर्व में श्रवणबेलगोला यानी मैसूर में उपवास करके अपना शरीर त्याग दिया। बिंदुसार जो चंद्रगुप्त का पुत्र था 298 ईस्वी पूर्व से 272 ईस्वी पूर्व। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र व उत्तराधिकारी था, जिसे यूनानी लेखक अमित्रोचेट्स कहते थे। वायु पुराण में इसे भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया। उसने सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को भी जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। दिव्यावधान के अनुसार इसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसका दमन करने के लिए पहले अशोक और बाद में सुसीम को भेजा। बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमैक्स नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में नियुक्त किया। तो यह अपना प्रश्न भी बनता है कि बिंदुसार के दरबार में किस व्यक्ति को राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था, तो उसका आंसर आएगा डायमैक्स। प्लिनी के अनुसार मिस्र नरेश फिलाडेल्फस यानी टॉलमी द्वितीय ने डियोनिसियस नामक मिस्री राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अब है अशोक 273 ईस्वी से 232 ईस्वी पूर्व। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा में
के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया। दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की व गुज्जरा अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। अभिलेखों में अशोक देवनापिय व देवनापियदसी उपाधियों से विभूषित है। विदिशा की राजकुमारी ने अशोक का विवाह विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ तथा उससे पुत्री संघमित्रा तथा पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ। अशोक के अभिलेखों में उसकी रानी कारुवाकी का उल्लेख भी मिलता है। राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद अशोक ने कश्मीर तथा खोतान के अनेक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके समय मौर्य साम्राज्य में तमिल प्रदेश के अतिरिक्त समूचा भारत और अफगानिस्तान का काफ़ी बड़ा भाग शामिल था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए। हाथी गुम्फा अभिलेख के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय कलिंग पर नंदराज शासन कर रहा था। इस व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया। फलतः उसने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी। मगध साम्राज्य के अंतर्गत कलिंग की राजधानी धौली या तोसाली बनाई गई। श्रमण, निग्रोध तथा उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया और उसने भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष अपना लिया। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के पूर्व राजतिरंगनी, जिसे कलहन ने लिखा, के अशोक के अनुसार अशोक शिव का उपासक था। बाद में वह गुरु मोंगलीपुत्र ऋषि के प्रभाव में आ गया। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविकाओं के निवास हेतु 4 गुहाओं का निर्माण कराया, जिनके नाम थे सुदामा, चौपार, विष्णु झोंपड़ी और कर्ण। उसने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी यानी कपिलवस्तु की धम्म यात्रा की। रुम्मनदेही अभिलेख में से विदित होता है कि उसने वहाँ भूमिकर की दर 1/4 से घटाकर 1/8 कर दी। अशोक के शिलालेखों में चोल, चेर, पांड्य और केरल के सीमावर्ती स्वतंत्र राज्य बताए गए हैं। राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक ने समय को बुद्ध शाक्य कहा। धम्म, अशोक ने मनुष्य के नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उसे धम्म कहा गया। तो ये आपका एक छोटा सा प्रश्न भी बनता है कि धम्म क्या है या धम्म किसे कहते हैं। तो उसका आंसर ये होगा कि अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहते हैं। अशोक के धम्म की परिभाषा दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेख में दी गई है। उसके अनुसार पाप क्रम से निवृत्त विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि ही धम्म है। साधु स्वभाव होना, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुता लाना, दया रखना, दान करना, सुचिता रखना, प्राणियों का वध न करना, माता पिता व अन्य बड़ों की आज्ञा मानना, गुरु के प्रति आदर, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों, श्रमणों के प्रति दानशीलता होना व उचित व्यवहार करना अशोक द्वारा प्रतिपादन धम्म की आवश्यक शर्तें हैं। तीसरे अभिलेख के अनुसार धम्म में अल्प संग्रह और अल्प व्यय का भी विधान है। भाब्रू शिलालेख के अनुसार
अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों या त्रिशरणम बुद्ध, धम्म व संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। सांची यानी रायसेन मध्य प्रदेश व सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश। लघु स्तंभ लेख में अशोक ने कौशाम्बी तथा पाटलिपुत्र के महामात्रों को आदेश दिया कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षु भिक्षुणियों को बहिष्कृत कर दिया जाए। प्रथम शिलालेख में यह विज्ञप्ति जारी की गई कि किसी भी यज्ञ के लिए पशु का वध न किया जाए। धम्म यात्रा। अशोक से पूर्व विहार यात्राएं की जाती थी जिनमें राजा पशुओं का शिकार करते थे। अशोक ने इनके स्थान पर धम्म यात्रा का प्रावधान किया, जिसमें बौद्ध स्थानों की यात्रा तथा ब्राह्मणों, श्रमणों व वृद्धों को स्वर्ण दान किया जाता था। अनुसंधान। अशोक के काल में राज्य के कर्मचारियों, प्रादेशिकों, राजकों और युक्तकों के प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था, जिन्हें लेखों में अनुसंधान कहा गया। इस लाइन को भी अंडरलाइन करेंगे। धम्म महामात्र। राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जिनके मुख्य कार्य थे जनता में धम्म का प्रसार करना, उन्हें कल्याणकारी कार्य करने तथा दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करना, कारावास से कैदियों को मुक्त करना या उनकी सजा कम करना, उनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना आदि। अभिलेख। अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया, जिसकी प्रेरणा उसे ईरानी राजा दारा यानी डेरियस प्रथम से मिली थी। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, जबकि पश्चिमोत्तर भारत में मानसहरा और शाहबाजगढ़ी से प्राप्त उसके अभिलेख खरोष्टी लिपि में हैं। टोपरा से दिल्ली लाए गए एक स्तंभ पर 7 लेख एक साथ उत्कीर्ण हैं। दूसरे व तीसरे अभिलेख में यमन नरेश आंटियोक द्वितीय का उल्लेख है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई। ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका के राजा तिस ने अशोक से प्रभावित होकर देवनापिय की उपाधि धारण की। उसने राज्याभिषेक के अवसर पर उसने अशोक को आमंत्रित भी किया। अशोक का पुत्र महेंद्र बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर वहां पहुंचा। यहाँ से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पदार्पण माना जाता है। 40 वर्ष शासन करने के बाद 232 ईस्वी पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। अशोक के उत्तराधिकारी तथा मौर्य साम्राज्य का पतन। अशोक के बाद अगले 50 वर्ष तक उसके कमजोर उत्तराधिकारियों का शासन रहा। अशोक के बाद कुणाल राजा बना, जिसे दिव्यवदान में धर्म विवर्धन कहा गया। राज तिरंगिणी के अनुसार उस समय जलोग कश्मीर का शासक था। तारानाथ के अनुसार अशोक का पुत्र वीरसेन गांधार का स्वतंत्र शासक बन गया। कुणाल के अंधे होने के कारण मगध का प्रशासन उसके पुत्र संप्रति के हाथ में आ गया। कुणाल के पुत्र दशरथ ने भी मगध पर शासन किया। उसने नागार्जुनी गुफाएं आजीविकों को दान में दे दी। बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। अब अगर प्रश्न आ जाए कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था, तो आंसर होगा बृहद्रथ।
उसके ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके मगध में शुंग वंश के शासन की नींव डाली। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल अपने पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन की किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी मौर्य काल में। आज के लिए इतना ही। जो जो लाइनें अंडरलाइन की गई है उन्हें अच्छी तरह याद कीजिएगा, वह अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू।